बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में फ़िश प्रॉब्लम जो मिस ने थी तो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फ़िश प्रॉब्लम कोशिश करते हैं कि आपको बाकी लोगों को समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा टाइम मुझे लगा, बाकियों का वो भी ना लगे, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि आपको फ़िश प्रॉब्लम समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं छोटा हो जाता हूँ, कैसे हूँ ये उधर से। ठीक है, सही है। इसको मैं करता हूँ क्लोज़। ये आ गई हमारे पास प्रॉब्लम। ठीक है, तो लिखा हुआ है हमारे पास, अ फिश पॉपुलेशन इन अ लेक ग्रोथ एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शन टू इट्स करंट साइज विदाउट आउटसाइड फैक्टर द फिश पॉपुलेशन डबल्स इन 10 days. However, each day 5 fishes migrate into the area, 16 are caught by fishermen and 7 dies of natural causes. कह रहे हैं कि एक फ़िश के पॉपुलेशन है एक लेक के अंदर, यानी कि एक झील के अंदर मछलियाँ रहती हैं और उसका कुछ भी करंट साइज है। ठीक है, अब हमने बेसिकली न्यूमेरिकल है पॉपुलेशन ग्रोथ का। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है कि हमने ये बताना है कि एक सर्टेन टाइम बाद मछलियाँ कितनी होंगी। ठीक है, लेट्स सपोज पहले दिन मछलियाँ अगर 10 हैं, हमने गिनना शुरू की, और कुछ कंडीशंस के डिपेंड करते हुए एक सर्टेन टाइम बाद, एंड टाइम बाद, यानी कि लेट्स सपोज 50 दिन बाद उन मछलियों की तादाद कितनी होगी। अब वो तादाद किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी मछलियाँ आई, कितनी गई, शुरू में कितनी थी, कितने मच्छरों ने पकड़ ली, इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो देखें पहला फैक्टर हमारे पास 5 फिश हैं हर रोज़ उसमें माइग्रेट करती है, यानी कि उस पाउंड में आती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इधर बनाऊँ तो इसको मिटाता हूँ। ठीक है, आ गया ये रहा। ठीक है, एक तालाब है, उसके अंदर कुछ भी कितनी भी अमाउंट में मछलियाँ वो हमें नहीं पता, बट जो आने वाला जो मछलियों की तादाद है माइग्रेट करके आती हैं किसी भी तरीके से, उनकी तादाद है 5। और जो जाती हैं 2 तरीके से जाती हैं, या तो मछलियाँ मर जाती हैं या उनको मच्छरे पकड़ के ले जाते हैं। तो 7 मछलियाँ जो है वो मर जाती हैं और 16 को मच्छरे पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है, 7 मर जाती हैं और 16 को मच्छरे पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है, 7 और 16 यानी कि एक वक्त में हमारे पास 23 मछलियाँ जा रही हैं और 5 आ रही हैं। ठीक है, हर रोज़ 5 आ रही हैं, 23 जा रही हैं। ठीक है, सही है। और उसके बाद मछलियाँ रिप्रोडक्शन भी करेंगी। ठीक है, तो 5 से जाहिर सी बात है बढ़ती भी जाएंगी, जितनी भी इनिशियल अमाउंट हो उससे बढ़ती भी जाएंगी। ठीक है, तो बस बात क्या याद रखनी है कि 5 आ रही हैं, 23 जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, तो मिस वाले मेथड से कोशिश करते हैं कि आपको सिखाएं। ठीक है, मुझे भी नहीं आता, थोड़ा सा जो आता है वो सिखा रहे हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है लेट पी टी पॉपुलेशन ऑफ फिश एट टाइम टी, यानी कि किसी भी टाइम पर जो फिश की पॉपुलेशन है वो क्या हमने उसको क्या वेरिएबल का नाम दिया, मैक्स बोले वाई बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमने उसको क्या नाम दिया, पी टी। ठीक है, तो ये सेम लाइन लिखनी है कि किसी भी टाइम पर जो पॉपुलेशन है उसको हमने बोला है पी टी। ठीक है, पहले दिन की, दूसरे दिन, किसी भी टाइम की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन उस टाइम के ऊपर, उसको हमने पी टी बोला है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉपुलेशन, इसको मिटाते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डिपेंड बढ़ती कैसे, ठीक है, कि उसका रेट, उसकी ग्रोथ का रेट किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देखें पॉपुलेशन की जो स्पीड है उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के लिहाज से जो पॉपुलेशन की स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब एक चीज़ का बढ़ना दूसरी चीज़ का बढ़ जाना, कि शुरू वाली पॉपुलेशन के, ठीक है, शुरू वाली पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो उनकी ग्रोथ भी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। यानी कि अगर ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा मछलियों के जोड़े हैं तो जाहिर सी बात है उनकी ग्रोथ उतनी ही तेज़ स्पीड से होगी। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, उसकी इनिशियल पॉपुलेशन के। ठीक है, अब तो ये बात हमें समझ में आ गई कि जो स्पीड जो है पॉपुलेशन की वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि उस वक्त कितनी पॉपुलेशन है उन मछलियों की। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर 50 जोड़े होंगे मछलियों के तो बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर उसी मुकाबले 10 जोड़े होंगे तो कम स्पीड से बढ़ेगी। ठीक है, तो अब हमें प्रोपोर्शनल का साइन सॉल्व करने नहीं आता, तो हम इसको बदल लेते हैं किसके अंदर, जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम इक्वल लगाते हैं और साथ में कांस्टेंट लगाते हैं। तो इधर का हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है हमारे पास आर। ठीक है, हमने उसको आर बोला, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आर पी टी,
ये हो गया, ठीक है। तो जब भी प्रोपोर्शन हटाएंगे तो इक्वल टू और ये हमारे पास फार्मूला 1 हो गया, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ फार्मूला 1, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला 1 हो गया। अच्छा, तो इसको मैं ज़रा फार्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो पॉपुलेशन की स्पीड है, ये पॉपुलेशन की स्पीड है, ये उस वक्त पॉपुलेशन है, और ये आर कोई फैक्टर कांस्टेंट होता है, जिस तरह हर चीज़ का होता है हमारे पास कांस्टेंट, या कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। बस 2 फार्मूला याद रखने, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी लग रही है हमें देखने में, ठीक है। एक ये फार्मूला था। जब हम इसको सेपरेबल, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमें एक और दूसरा फार्मूला मिलेगा, जो कि है हमारे पास पी टी इज इक्वल टू पी नोट ई आर टी। अब ये कौन सा फार्मूला है? ये हमारे पास फार्मूला नंबर 2 हो गया, ठीक है। फार्मूला 1 कहाँ से आया? जो मैंने अभी लॉजिक समझाई उसको जब हमने कांस्टेंट इक्वेशन की फॉर्म में किया तो फार्मूला बना गया। फार्मूला 2 कहाँ से आया हमारे पास? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला फार्मूला आएगा। ज़रूरत नहीं है इसको डेरिवेशन करने की, हमें ज़रूरत नहीं, बट डायरेक्ट इसको रट लेंगे तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो फार्मूला, अच्छा इस फार्मूले को हम समझते हैं। इसमें पी टी का तादाद है, मतलब उस वक्त पॉपुलेशन किसी भी टाइम पीरियड में हमें निकालनी पड़ सकती है, वो 10 दिन बाद 15 दिन, पी का मतलब पॉपुलेशन उस टाइम के ऊपर बराबर है। पी नोट का मतलब होता है शुरू वाली पॉपुलेशन, ठीक है। इसको मैं अगर इसे डिनोट कर दूँ तो इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। उस टाइम पीरियड पर ये पॉपुलेशन। ई तो एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, आर हमारे पास कांस्टेंट है, और टी कितने टाइम में, ठीक है। यानी कि हम जो पॉपुलेशन निकाल लें वो कितने टाइम बाद निकाल लें, 10 दिन बाद निकाल, 10 दिन में वो पॉपुलेशन आई है तो टाइम पीरियड की जगह 10 दिन आ जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट सेम होना चाहिए, तो गोली मार। समझ में आ रही है लॉजिक? अच्छी बात है। नहीं आ रही, 2 फार्मूले रटने, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, ठीक है। अब जिनको इतना समझ में आ रहा है उससे काम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें एक ऐसी इक्वेशन या एक ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें हम इस तमाम चीज़ों के फैक्टर को रखते हुए कि हम टाइम पीरियड डालें। सपोज एक प्रोग्राम बना दें कि हम उसमें 10 दिन टाइम पीरियड डालें कि 10 दिन बाद कितनी मछलियाँ होंगी, या मछलियों की तादाद डालें कि इतनी मछलियाँ कब तक हो जाएंगी, तो उसका टाइम पीरियड बता। तो ऐसी एक इक्वेशन हमें चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में? अच्छी बात है। नहीं आ रहे, 2 फार्मूले रटने का, ठीक है। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, जितना मैंने समझाने की कोशिश कर सकता था समझा दिया बहरहाल। तो इसमें लाइंस का है ये, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं इक्वेशन, फार्मूले को सॉल्व, मतलब सवाल को हम सॉल्व करना, ठीक है। तो हमने समझ लिया। उन्होंने बोला आगे क्या बोले, डिटरमाइन इफ द पॉपुलेशन विल सर्वाइव अवर टाइम। तो भाई ये सारी कंडीशन है, मच्छर मच्छी को पकड़ के भी लेके जा रहे हैं, और मछलियाँ मर भी रही हैं, और वो 5 मछलियाँ आ भी रही हैं, और उनकी ग्रोथ भी हो रही है। तो सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमने किया पी टी, पॉपुलेशन एट ऑफ फिश एट टाइम टी, यानी कि उस टाइम पे जो पॉपुलेशन उसको पी बोला। आर टी, ग्रोथ रेट इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, जो मैंने अभी ये वाला फार्मूला बताया, ठीक है। ये इसमें एक इसको डिफाइन किया, फिर ग्रोथ रेट को डिफाइन किया इस पूरे को, ठीक है। और उसके बाद आर का बताया प्रोपोर्शनलिटी है, तो इसको देख लेना उस हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखें, जो भी हमारे पास स्पीड है उस पॉपुलेशन की, डी पी अपॉन डी का मतलब स्पीड उसकी, उस पॉपुलेशन की ग्रोथ की स्पीड बराबर है कितनी मछलियाँ आई माइनस कितनी मछलियाँ गई, कितनी मछलियाँ आई कितनी मछलियाँ आई माइनस कितनी मछलियाँ गई। आर को एज अ मछली हम गिन लेते हैं, ठीक है। कितनी मछलियाँ आई माइनस कितनी मछलियाँ गई, ठीक है। यहाँ इसको मैं यूँ बताता हूँ कि ये वाला जो हमारे पास फार्मूला था इससे हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर पी टी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। अब ये फार्मूला सही है, अगर एक्सटर्नल कोई फैक्टर नहीं हो तो ये बिल्कुल फार्मूला ओके, इसमें कोई मसला नहीं। बट हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास कि भाई उसके अंदर रोज़ाना की तादाद में मछलियाँ आ भी रही हैं। तो कितनी मछलियाँ आ रही हैं?
5 मछलियाँ उस तालाब में माइग्रेट करके आ रही हैं, तो जो भी उसका आंसर होगा उसके अंदर हमने 5 को प्लस कर दिया। तो सिर्फ आ थोड़ी रही हैं, उसमें से जा भी तो रही हैं। जा कितनी रही हैं, जा कितनी रही है, 16 को मच्छेरे पकड़ के लेके जा रहे हैं और 7 मर रही हैं रोज़ाना। ठीक है, तो ये फार्मूला बिल्कुल सही था, बट वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे उनको हमने प्लस माइनस करा दिया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर पी टी, इधर 16 और 7 23 -23 प्लस 5 के साथ सॉल्व होगा तो -18। बस इतनी सी बात है। ये पहले ही स्टेप हुआ, इसको सॉल्व करने के बाद ये हमको दूसरा स्टेप मिल गया। इतनी सी बात है और कोई बड़ी गेम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस फार्मूले से हमने स्टार्ट किया, जो हमें था उसके अंदर हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स को ऐड किया तो हमें ये मिल गया। अब बिल्कुल इक्वेशन में कोई मसला नहीं है, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट सिर्फ मसला ये कि हमें आर नहीं पता। अगर मुझे आर पता चल जाए किसी तरीके से, ये आर जो है हमारे पास, ये वाला जो आर जो है ये पता चल जाए, तो मैं उसमें पुट करूँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें आंसर मिल जाना है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, पहला स्टेप किया, एक स्टेप प्लस माइनस करना, हमारे पास आगे बस आर का मसला है। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ, हेडिंग डालता हूँ फॉर आर। आर मालूम करने के लिए एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, अभी मैंने जो आपको फार्मूला बताया था, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ई आर टी। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 1 यहाँ पे यूज़ हुआ, फार्मूला नंबर 2 यहाँ पे आर मालूम करने के लिए। ठीक है, तो जी ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन थी उसके अंदर कि विदाउट आउटसाइड फैक्टर के, आउटसाइड फैक्टर बगैर जो फिश की पॉपुलेशन वो डबल हो जाती है 10 दिन में। तो शुरू वाली पॉपुलेशन उन्होंने बताई 200 थी, 10 दिन में डबल हो जाएगी, तो 10 दिन में कितनी हो जाएगी, 400। ठीक है, मैं इधर दोनों फैक्टर्स लिख लूँ। ठीक है, मैं बदल लेता हूँ पेन ताकि समझने में आसानी हो कि भाई पॉपुलेशन जो थी वो 0 डेज़ के ऊपर, शुरू वाले दिन पे, 0 डेज़ का मतलब है जब हमने गिनना स्टार्ट किया। ठीक है, 0 डेज़ के ऊपर पॉपुलेशन कितनी थी, 200, और पॉपुलेशन 10 दिन बाद कितनी हो जाएगी, 400, क्योंकि डबल हो जाएगी इसकी। बस ये बताया हमें, फार्मूला था, कंडीशन हमने लिख ली दोनों। अब इस कंडीशन को इसमें पुट करने गए, फिल्म देख लो तो ऐसे ही होता है। पी टी, अच्छा पी टी हमने ये वाला टाइम पीरियड लिखना है। ठीक है, ये तो हमारे पास पी नोट की वैल्यू है ना, शुरू 0 दिन के ऊपर जो वैल्यू होती है उसको हम पी नोट बोलते हैं। ठीक है, ये टाइम हो गया हमारे पास, और ये पी टी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो पॉपुलेशन उस टाइम पर 10 दिन बाद पॉपुलेशन कितनी थी, 400, तो पी टी की जगह आ जाएगा हमारे पास 400 इज इक्वल टू पी नोट पहले दिन यानी कि 0 दिन पे कितनी थी, 200, इज इक्वल टू ई आर एस एज इट इज, टी का मतलब हो गया हमारे पास टाइम, तो कितने टाइम बाद, 10 दिन बाद वाली पॉपुलेशन हमने इधर पुट की है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास मीडिया भाई मीडिया। ठीक है, तो टी लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा जी ठीक है, मैंने ये फार्मूला था, इसमें जो हमें कंडीशन दी हुई थी, वैल्यूज़ दी हुई थी, वो पुट कर दी इधर आकर। ठीक है, अब सॉल्व करने किसके लिए, कि हमें आर चाहिए, हमें आर के लिए, फिर मैंने गलत लिख दिया, शाबाश है। ठीक है, टी की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी हो, टी की वैल्यू थी 10 दिन बाद। ठीक है, सॉल्व करने 200 या मल्टीप्लाई, और इधर जाकर 400 के साथ जब डिवाइड होगा तो 400 डिवाइड बाई 200 हमारे पास आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा 2। ठीक है, कर लेना इसको, तो मैं इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, तो लिखना बड़ा डिफिकल्ट है इस पर। और इधर आ गया ई आर टी। ठीक है, हमने ई की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो ई आर की वैल्यू फाइंड आउट, टी फिर लिख दिया। ठीक है, 10 है, सॉरी, हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ई हमारे पास मसला बनेगा। तो ई को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड लॉग अप्लाई करते हैं, तो ln2 इज इक्वल टू ln ई आर की 10
अब क्या होगा, इस ln से ये e कैंसिल हो गया, इसलिए तो हमने log अप्लाई किया था, कैंसिल हो जाए। ln 2 इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 या मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ln 2 अपॉन 10। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई r की। मैं दोबारा समझा रहा हूँ हमने क्या किया। हमारे पास पहला फार्मूला था, सही है बिल्कुल फार्मूला, बट उसमें एक्सटर्नल फैक्टर थे, कुछ मछलियाँ आ रही थी, कुछ मछलियाँ जा रही थी, हमने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, फार्मूला सही है, मुझे आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू लगाने के लिए हमने दूसरा फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, पहला फार्मूला लगाया, सवाल रोक दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 ए का नाम दे देता हूँ। 1 बोलो ए बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अब मुझे आर की वैल्यू चाहिए थी, मैंने दूसरा फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज पुट की और सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू निकाली। कुछ नहीं, 2 फार्मूले लगाए, एक से आर की वैल्यू निकली, एक फार्मूला बीच में रुक गया था और उसके अंदर अब हम आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर अगर हम लिख दें पुट आर इन ए के अंदर आर को पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए हमारे पास ये थी इक्वेशन। ठीक है, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर की जगह वैल्यू आ जाएगी पी टी माइनस 10। ठीक है, तो मैं उधर से देखना, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ा, मैं इधर से ही देख के लिख लेता हूँ। ठीक है, सेम एज इट इज़, बस थोड़ा सा सफाई से काम हुआ हुआ है और लाइंस लिखी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसको आप समझेंगे, लाइंस याद कर लें जितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो इधर आर की वैल्यू जब पुट की है, जो मैंने अभी बताया, तो ये इक्वेशन बन गई। तो इधर से ही देख के लिख लेता हूँ, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर तो -18 था, पी टी इधर, और इधर आर की वैल्यू आनी थी जो कि हमारे पास ये रही ln 2 अपॉन 10। बस खत्म, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आती है तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, 2 मिनट में हो जाना है इसको। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आती है तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे पास कौन सी टाइप की बन रही है, सेपरेबल, एग्जैक्ट, तो लीनियर बन रही है। कैसे, मैं बना के दिखाता हूँ। डी पी अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी टी, ये पूरा इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ln 2 अपॉन 10 पी टी इज इक्वल टू, तो ये -18 एज इट इज़ इधर ही रहा। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये शुरू का जो सारा गेम था मैंने आपको समझा दिया कैसे हल हो रहा है। ठीक है, बड़ी, ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया सारा कैसे हल हो रहा है। अब क्या करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको आपने एक्सरसाइज में पढ़ी होगी, पता नहीं अल्लाह जाने किस एक्सरसाइज में थी, मगर असाइनमेंट में है वो। ठीक है, तो अब मैं बाकी समझा रहा हूँ इधर से। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई थी इधर। ठीक है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर माइनस, ये जो पी के साथ जो लिखा होता है ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर में चले जाता है। ठीक है, तो जो अगर आपको सॉल्व करना आती होगी तो आ जाएगी। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सॉल्व किया, माइनस ये पूरा कांस्टेंट था बाहर, क्या डेरिवेटिव ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज सिर्फ टी होता है। ठीक है, यहाँ पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, क्या हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा होता है, इधर मैंने सॉल्व की हुई होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने की थी तो इसी में देख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, फार्मूला होता है y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग q ऑफ x इज इक्वल टू आई एफ। हमारे केस में x की जगह t था और इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी की जगह वैल्यूज़ हमने सारी पुट कर दी। ठीक है, y की जगह pt था, पुट किया। अब मैं दोबारा समझा इधर से हमने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो इधर तो डायरेक्ट सॉल्व होके लिखी हुई है, तो थोड़ी सी अगर किसी को समझ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो मैं सिखा रहा हूँ। माइनस था,
सबसे पहले इधर पावर क्या थी, माइनस थी, ठीक है। तो ठीक है, इधर पावर इसकी माइनस थी, इस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये एज इट इज़ माइनस एटिंग कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज इट इज़। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ई की पावर कुछ भी हो इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, तो वो एज इट इज़ आ जाता है एक दफ़ा, इधर लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, एक दफ़ा तो वो एज इट इज़ आ जाता है, दूसरी दफ़ा में उसको हम अब इसके नीचे लिखते हैं, यानी कि अगर ई की पावर माइनस ln2t अपॉन 2 है तो ये जो ऊपर जो पावर है उसको अपॉन के नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो माइनस ln2t अपॉन 10, सॉरी 10 था इधर, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करें तो माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, और इसके बाद ये जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 ऊपर चले जाता है और ये ln2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने में जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिक बोर्ड मास का सवाल है, ठीक है जी। अब क्या होगा, सॉल्व कर लिया तो ये 10 ऊपर आ गया, ln2 नीचे आ गया। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब ये इससे प्लस पहले तो 118 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा 180 ln2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई बेस सेम पावर 8, ये बेस सेम है, नेगेटिव है, पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ई की पावर आएगी हमारे पास 0 और ई की पावर 0 बराबर होती है 1 के, तो इसलिए हम इधर 1 लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस सी के साथ जाकर ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन बन गई हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गए, बट सी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हम कोई भी कंडीशन रख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 2 कंडीशंस हैं हमारे पास, दो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई थी, इधर इधर का इधर, ये एक शुरू वाली कंडीशन, दोनों में तो कोई भी उठा के रखें, ये टी की जगह और ये वैल्यू पी टी की जगह, ठीक है। मैंने पहली वाली रखी, उससे सोल्यूशन थोड़ा आसान हो रहा था, कहाँ गया ये भी, ठीक है, सोल्यूशन आसान हो रहा था, कहाँ गया, ठीक है। तो मैंने पहली वाली कंडीशन रखी, अब कंडीशन रखने क्या हुआ, पी टी की जगह 200 आ गया, माइनस 180 अपॉन ln2 प्लस सी। अच्छा, इस पे जब टी की जगह मैं 0 रखूँगा तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0 और ई की पावर 0 1 तो सी आ जाएगा, ये पूरा प्लस हो उधर जाकर माइनस, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो -59.6 समथिंग कुछ करके आंसर आएगा। सी की वैल्यू को दोबारा हमने उस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास फाइनली एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जो हमें रिक्वायर्ड थी, कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन आनी चाहिए कि हम उसमें टाइम रखें तो हमें पॉपुलेशन मिल जाए कि उसने टाइम बाद कितने पॉपुलेशन होगी, और हम पॉपुलेशन रखें तो हमें टाइम मिल जाए। अच्छा जी, ये तो बात सेट है। अब क्या करें आगे, भाई 1 मिनट का काम है, बाकी कुछ भी नहीं है, 2 लाइनें लिखी हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद देखें, इस वाली जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, ई की पावर पुट सी पुट करने के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म हैज़ अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट थस ग्रोस एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंट की जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, मगर इसकी कोफिशिएंट जो ये वाला जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसका मतलब बढ़ेगी तो, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इवेंचुअली एक्सटेंड यानी कि ख़त्म हो जाएगी, मछलियाँ दुनिया से उस तालाब से निकल जाएंगी। कैसे, सही है, पॉपुलेशन बढ़ी, बट जितनी बढ़ रही है उससे ज़्यादा मर रही है या मच्छर है, उसको निकालने, तो इस वजह से, ठीक है। तो नीचे आते हैं, उन्होंने बोला था अगर कितने टाइम बाद उनकी पॉपुलेशन 0 हो जाए, तो मैंने कहा ये बन गई, ये फार्मूला प्रोग्राम बन गया, आप इसमें टाइम रखेंगे तो आपको पॉपुलेशन मिलेगा, आप पॉपुलेशन रखेंगे तो आपको टाइम मिलेगा। हमने बोला था कब मर जाएंगी, ख़त्म कब होंगी, एंड में हमसे सवाल पूछा था, तो मैंने कहा पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएंगी तो 0 रख के टी के लिए सॉल्व करें, टी को सॉल्व करने के बाद आपका 20 दिन बाद वो ख़त्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, और इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या किया हमने, एक दफ़ा कंसाइज कर देते हैं इसको, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये रहा, जूम आउट, ठीक है, ठीक है।
ये हमारे पास पहला फार्मूला था, इसमें हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स को ऐड किया, फार्मूला हमें आर की वैल्यू चाहिए थी, दूसरा फार्मूला था उसमें हम कंडीशन लगाई, आर की वैल्यू मिली, इसमें पुट कर दी, बस डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, आगे कुछ नहीं किया। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने यहाँ पर जाकर ये आर की वैल्यू थी, पुट करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। ये लीनियर थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमने सॉल्व किया उसका सोल्यूशन निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया। जब आंसर आ गया तो हमने सी की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है, सी की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमारे पास इनिशियल वैल्यू थी तो हमारे पास वो एक फार्मूला आ गया जो हमें चाहिए था, और टी की वैल्यू जो अब तो कुछ भी पूछा कितने टाइम बाद पॉपुलेशन कितनी है, कितनी पॉपुलेशन कितने टाइम बाद होगी, तो पूछा था जीरो पॉपुलेशन कब होगी, मरेंगी कब, तो हमने उसके लिए सॉल्व किया तो टाइम पीरियड टी मिल गया। तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश की है, आई होप सो बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ तो ज़रूर आया होगा, बाकी अल्लाह मालिक है।